और अभी जब इलेक्शंस की बात हुई तो पंजाब और केपी के जो इलेक्शन उसमें जो तैयारियां की जा रही हैं उसमें एक बात जो कि हमने पीटीआई के रहनुमाओं से सुनी थी कि इलेक्शंस के लिए हम भरपूर तैयार हैं, लेकिन जिस यू टर्न का मैंने जिक्र किया वो ये बताता है कि पीटीआई की तैयारी कुछ नहीं है, जबकि नून लीग का ये मौक़िफ़ था कि पीटीआई अगर कोई भी रुकावट खड़ी करने की कोशिश करेगी तो भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। तो पाकिस्तान का कोई भी सूबा हो, भले से वो सिंध हो, पंजाब हो, भले से वो बलूचिस्तान हो, आई थिंक हर जगह पर तरक्की उतनी ही ज़रूरी है जितना हम समझते हैं कि फ़लाने सूबे में ज़रूरी है। डॉक्टर खाकान नजीब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बढ़ती हुई फिर मुलाकातें, उसके ऊपर बनने वाली पॉलिसीज़ और डॉलर का बढ़ता हुआ रेट आगे आने वाले दिनों में क्या पैगाम लेके आ रहा है हमारी मईशत के लिए। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। कल डॉलर का जो रेट बढ़ा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, इसके बाद आई थिंक अच्छे हिल गए और ये सोचने पर मजबूर हो गए कि महंगाई मजीद बढ़ेगी, जिसकी जानिब जो है वो इशारा दिया भी गया। तो प्लीज़ सर कमेंट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो मैं बहुत अरसे से कह रहा हूं कि पाकिस्तान को यहाँ पर नहीं होना चाहिए जहां पाकिस्तान खड़ा है और जिस तरफ पाकिस्तान जा रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान को आईएमएफ के प्रोग्राम से स्टिक करना चाहिए था। पाकिस्तान का एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज है। अब वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज जब क्राइसिस बन जाता है तो आपने कल देखा कि 19 रुपए की मूवमेंट, जिसको हम डिसऑर्डरली मूवमेंट कहते हैं, यानी कि आप एक ऑर्डरली मूवमेंट करें तो चलें, आहिस्ता आहिस्ता रुपया जो है अपनी कदर को तब्दील करता। ऑर्डरली मूवमेंट हुई और पाकिस्तान ने, चूंकि आईएमएफ ने पाकिस्तान को बहुत अरसे से ये कहा हुआ था कि डॉलर को रोकिए मत, आप डॉलर को पेग ना कीजिए, रुपए को पेग ना कीजिए और इसको मूव होने दीजिए। और कल हमने सिंगल इसको मूवमेंट की। कल कुछ पेमेंट्स भी थी, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कल कुछ एक बड़ी डेट पेमेंट भी थी। जब ये दोनों चीजें कंबाइन की तो आपने देखा कि 7% के करीब डॉलर स्ट्रेंथन हुआ। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आप बात करते हो ऑर्डरली मूवमेंट की, जब आप बात करते हैं कि शराइत के मानने की, मजबूर हो के हम तो कर रहे हैं, लेकिन सर इसका हल कौन बताएगा? हमारे मुल्क में इतने अच्छे हमारे मुआशियात मौजूद है, पॉलिसी मेकर्स मौजूद हैं हमारे मुल्क में, लेकिन हल वो नहीं निकल रहा जिसकी हम एक्सपेक्टेशंस लगा बैठे हैं। महंगाई का होना, महंगाई का बढ़ना ठीक है, किसी हद तक दिल पे पत्थर रख के हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन सर कोई हल तो होगा, कोई वे आउट तो होगा, कोई रास्ता तो होगा। हमें तो अभी कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। आई थिंक पाकिस्तान बार बार आईएमएफ के पास जाता है। आईएमएफ सिर्फ एक आईसीयू का डॉक्टर है। सो आप बिल्कुल इसको अगर आसानी से सब समझना चाहते हैं तो जब आईसीयू में इंसान होता है तो उसके जो दिल है उसको स्टेबलाइज कर दिया जाता है। तो आईएमएफ क्या करता है कि उसको एक स्टेबलाइज करके आईसीयू से जनरल वार्ड में ले आता है। उसके बाद उसकी एक सर्जरी चाहिए ताकि उसकी जो क्लॉग्ड आर्टरीज हैं उनको बाईपास किया जा सके। पाकिस्तान की क्लॉग्ड आर्टरीज क्या हैं? ना हम टैक्स कलेक्ट करते हैं अशरफिया से और अमीरों से, ना हम अपने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को बेचना चाहते हैं। डॉक्टर साहब कता कलामी की माजरत में इसी तरफ आना चाह रही थी। कहा यह जा रहा है जी टैक्स कलेक्ट किया जाए, लेकिन अशराफिया से टैक्स कैसे कलेक्ट होगा? उनके तो माशाल्लाह से लाइफस्टाइल इतने शहाना है कि हम उस पर बात करें तो पूरा दिन गुजर जाए। वो तो टैक्स देना ही नहीं चाह रहे, उनकी जेबों से टैक्स तो निकल ही नहीं रहा। तो बड़ा आसान है इसको एक्सप्लेन करना। मैं हमेशा कहता हूं कि आई फील वेरी सॉरी कि पाकिस्तान का पूरा मुल्क 7,670 अरब रुपया टैक्स देगा। मैं दूंगा, आप देंगी, हर कमाने वाला देगा, कॉर्पोरेट सेक्टर देगा, पर जो नहीं देगा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 3 अरब रुपया कलेक्ट होगा पूरे मुल्क से। जो नहीं देगा वो रिटेल सेक्टर नहीं देगा, बिकॉज सिर्फ 30,000 रिटेलर, जबकि मिलियंस के रिटेलर्स हैं पाकिस्तान में, वो टैक्स नहीं देंगे। जो टैक्स नहीं देगा वो पाकिस्तान का प्रॉपर्टी सेक्टर है। अगर आप मुल्क को इसी तरह चलाएंगे तो आप यहीं खड़े होंगे। 67% टैक्सेशन पाकिस्तान में इनडायरेक्ट है। दैट इज अ शेम फॉर पाकिस्तान। दैट इज एन अनएक्सेप्टेबल फैक्ट फॉर पाकिस्तान। अगर आप मुल्क को इसी तरह चलाएंगे तो जब आप जनरल वार्ड में आएंगे तो ना आपने टैक्स की सर्जरी की। अब आगे आ जाइए, 952 अरब रुपए का आपने खसारा आईएमएफ को कहा कि होगा हमारे पावर सेक्टर में। आप मुझे खुद बताइए कि क्या पावर सेक्टर का ऐसा खसारा आईएमएफ या मैं आपको अलाउ कर सकता था होने को? फिर मैंने आपको कहा कि कुछ तब्दीली कीजिए, आईएमएफ ने आपको कहा कुछ तब्दीली कीजिए। सो हम वहीं खड़े हो गए। उसके बाद ये वक्त गुजर गया, हमने कीमतें पास कर दी, आपको तकलीफ हुई, सारे मुल्क को तकलीफ हुई, मिडिल इनकम अर्नर्स से लेकर लोअर वल्नरेबल सेगमेंट्स को ज्यादा तकलीफ हुई।
ये वक्त भी गुजर गया, हमने जी कुछ जी नहीं किया अपने एनर्जी सेक्टर का, हम वहीं खड़े रहे। अब ये तो दो आपके कलीदी मसाइल थे, सही है। इसका हल तो आपने करना है। हम्म। अच्छा डॉक्टर साहब, जब बात करते हैं कलीदी मसाइल को हल करने की, लेकिन हम एक बात ये देखते हैं कि डॉलर का जो बढ़ता हुआ रेट है उसकी बहुत सारी वजहें समझ में आती हैं, लेकिन बॉर्डर से डॉलर की स्मगलिंग होना अफगानिस्तान, सर ये एक वजह, सिर्फ इस चीज़ को एक वजह करार दे दिया जाए, ये समझ से बालातर है। देखिए ये कोई आज तो शुरू नहीं हुआ। सो अगर यही एक कलीदी वजह ये तो अरसे होती से तो ये चलता तो है। बहुत अरसे से हो रही है। इस वक्त कलीदी वजह ये है कि आपके जो इनकमिंग पैसे हैं, जो सप्लाई ऑफ डॉलर्स है, वो क्या जी। है? एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, रेमिटेंसेस गिर रही हैं, हाँ जी। आपके जो ऑफिशियल क्रेडिटर्स हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, उनसे पैसे नहीं आ रहे, एफडीआई लो है। जी ये हैं कलीदी वजूहात कि आपको शॉर्ट टर्म जी में डॉलर का एक लिक्विडिटी क्राइसिस आया हुआ है। अब अगर हम इसको ठीक करेंगे तो खुद ही जो अफगान मूवमेंट है या जो क्रॉस द बॉर्डर कहीं मूवमेंट है, उसका जो असर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि लिक्विडिटी बेहतर हो जी। जाएगी। इसके बाद आपका एक प्रेशर नया आ गया, और उस पर भी मैं समझता हूं कि हमें डिसीजन लेना चाहिए, वो आया हज का। जी हज जी के प्रेशर से जब बाइंग शुरू जी। हुई एक्सटर्नल, ये जो कर्व मार्केट है, तो एक और प्रेशर बढ़ गया। हाँ। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें ये मुल्क कैसे चलाना है। मैं तो अब इस बात का कायल हूं कि जिस तरह हम इस मुल्क को चला रहे हैं, आई डोंट थिंक कि हम इस मुल्क को ऐसे हाँ। चला पाएंगे, और अगर चलाते रहेंगे तो डॉक्टर तकलीफ साहब, अगर इतनी अभी भी बढ़ हम ये जाएगी। सोचें कि हमने मुल्क को चलाना कैसे है, तो फिर आई थिंक हम तो बहुत पीछे खड़े हैं। हम तो शायद उस फहरिस्त में भी नहीं आते जहां पर अफगानिस्तान हमें टॉप पे नजर आ रहा है। हम तो अफगानिस्तान से भी पीछे। अच्छा मुझे ये बताएं कि इंटरेस्ट रेट हम देख रहे हैं कि तारीख में पहली दफा 20% पर चला गया है। इस चीज को आप कैसे देख रहे हैं, इस पर क्या कॉमेंट करेंगे? लेकिन इस चीज को तो मैं बिल्कुल इस तरह देखता हूं कि अगर आईएमएफ की एक कंडीशनैलिटी थी, हमने उसको पूरा कर दिया। जी अब ये समझ लेना जी चाहिए कि ये हमने क्यों किया, उनके कहने पे या उनसे मुशावरत पे, सही जो वर्ड होगा कि उनके साथ जी मुशावरत पे हमने ये क्यों किया। वो इसलिए किया कि वो समझते हैं कि आपकी कोर इन्फ्लेशन आसानी से ये चीज होती है जिसमें फूड का और एनर्जी का कंपोनेंट नहीं होता, तो जो कोर इन्फ्लेशन 21% रूरल थी, उन्होंने कहा कि ये बहुत ज्यादा है और बढ़ रही है। हालांकि 31% आपकी एसपीआई आ रही थी, उसको छोड़ भी दे तो आप कोर के करीब ले जाएं अपने ठीक है। इंटरेस्ट रेट को, तो आप उसको ले गए। अब बात यह है कि अगर इन डेप्थ आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखें तो मेरा ख्याल है कि शायद ये जो आखिरी हमने राइज किया है, एक तो ये बहुत स्टीप था, और ये शायद हमें बहुत पहले करके इससे कम लेवल पे हम शायद मैनेज कर जाते हैं, अगर हमने राइजेस पहले वाले जो है ठीक प्रॉपरली है। किए होते। और यहाँ पे आई थिंक फिर वही बात है, मैं बारहा कहता हूं कि ओनस रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे है, हमारे इदारों पे है, हमारी अथॉरिटीज पे है, हम जैसे लोगों पर है कि हम सही काम करें। अगर हमने ये पहले किया होता तो शायद हम सही। पहले ही संभाल लेते। दूसरी बात ऑफ कोर्स ये है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर है, पाकिस्तान का एक सप्लाई सही। क्राइसिस है। जब तक इन चीजों को ठीक नहीं करेंगे, फूड इन्फ्लेशन और एनर्जी इन्फ्लेशन सही है। कहां से आ रही है? इनएफिशिएंसी ऑफ द पावर सेक्टर, इनएफिशिएंसी ऑफ द गैस सेक्टर, उसको ठीक आईएमएफ ने नहीं करना। आपने ये तय करना है कि आपने बिल्कुल ऐसा। एनर्जी सेक्टर को कैसे चलाना है, और आपने ये तय किया हुआ है कि ना आपने उसको प्राइवेट एफिशिएंसी में चलाना है, ना ही आपने मार्केट क्रिएट करनी है। आपने लाइन लॉसेस जो हैं वो जो नेपरा कहता है उससे भी ज्यादा करने हैं। आपने कलेक्शन जो है वो 88-90 से ऊपर नहीं जाने देनी। अगर आपने ये तय किया हुआ है तो यहीं पे खड़े होना चाहिए जहां पे खड़े हैं। जिस दिन ये तय करेंगे और बिल्कुल कॉम्पिटेंस बिल्ड करेंगे तो ये मुल्क तब्दील हो जाएगा। सही। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। हर इंसान अगर अपने अपने हिस्से का काम करना शुरू कर दे तो आई थिंक हम बहुत हद तक चीज़ों पर काबू पा सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे जो सियासतदान होते हैं ना, वो ये चाहते ही नहीं है कि चीज़ें कंट्रोल हों, क्योंकि वो हमें आपस में लड़ते हुए नज़र आते हैं। जब हमारे बड़े आपस में लड़ेंगे तो फिर हम कैसे देखेंगे कि मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा है। सियासी मंजरनामे पर आप के साथ हमने रिपोर्ट्स शेयर की।